डियर स्टूडेंट, वर्क पावर एंड एनर्जी से हम लोग जो कर रहे हैं वो पार्ट बी है, जिसका नाम है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कर लिया है। एक हमने किया है मैकेनिकल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरा हमने किया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आज वाले लेक्चर में हम बात कर रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। क्या होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इससे पहले तो आप ये समझें कि इलास्टिसिटी क्या होती है। आप इससे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी समझ चुके हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी समझ चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ आपको नया वर्ड क्या मिला है, इलास्टिसिटी मिला है। तो पहले आप इलास्टिसिटी समझें क्या है। देखो, बॉडी जो होती है, बॉडी एक तो होती है नॉन रिजिड और एक बॉडी होती है रिजिड। अब नॉन रिजिड का मतलब क्या है ये आप समझ लें। जैसे आप बैलून है, बैलून आपने फुलाया है, ऐसे इस शेप में है, और आप इधर से फोर्स लगा दें और इधर से फोर्स लगा दें, और इस फोर्स की वजह से ड्यू टू दिस फोर्स द वॉल्यूम ऑफ बैलून, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शेप क्या होगा, शेप या साइज इस बैलून का क्या हो गया है, चेंज हो गया है ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। इसकी वजह से बैलून का शेप और साइज चेंज हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन रिजिड बॉडी है। या आप प्लास्टिक का कुछ लीजिए, रबर का कुछ लीजिए, और उस पर आप फोर्स लगाइए, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द फोर्स क्या होगा कि उसका शेप और साइज चेंज हो गया है। ये नॉन रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या है कि आप किसी बॉडी पर फोर्स एक्सटर्नल लगाइए, चाहे जैसे भी लगाइए, और ज़रा सा भी उसके शेप और साइज में चेंज ना हो, शेप और साइज में चेंज ना हो, यानी कि इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो हो, यानी कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। तो अगर ये जीरो हो गया तो हम बोलेंगे कि वो रिजिड बॉडी है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम अभी तक आइडियल रिजिड बॉडी नहीं पा पाए हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस में इन सब चीज़ों की बात करें, तो रिजिड बॉडी हम ऐसे मटेरियल को मान सकते हैं जिस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसका शेप साइज ना चेंज कर पाएँ, उसको हम रिजिड बॉडी मान सकते हैं। और नॉन रिजिड बॉडी हम उसे मान लेंगे जिस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो शेप और साइज उसका चेंज हो जाए। लेकिन इलास्टिक क्या है, इलास्टिसिटी का यहाँ छोटा सा व्यू देंगे हम आपको। आपने किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स बॉडी विल डिफॉर्म, बॉडी क्या हुई, डिफॉर्म हुई। और अगर बॉडी डिफॉर्म हुई तो बॉडी का शेप कुछ चेंज हो जाएगा, और शेप चेंज हो गया, इसलिए इस एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो है, जो कि एजेंट या मशीन के थ्रू बाहर से लगाया गया है, वो वैल्यू, उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, उसी वैल्यू को या उस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। और ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं, डिफॉर्म वर्ड से ही आपको पता है, एक होता है फॉर्मेशन और एक होता है डिफॉर्मेशन। एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर दे, उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे या डिफॉर्म फोर्स बोलेंगे। अब आपको हम बता दें कि जब आप इस बॉडी पर ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए हुए हैं तो इसका शेप और साइज ड्यू टू दिस फोर्स चेंज हो गया है। लेकिन आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद, आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद, दिस बॉडी विल रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। जब इस फोर्स को हटा लिया आपने, जब इस फोर्स को हटा लिया, यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स की वैल्यू क्या हुई, जीरो हो गई अब इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर। तो ये बॉडी क्या हुआ
कि ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लिया, ओरिजिनल शेप साइज को क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। अब इसने रीगेन कर लिया, फिर से उसी शेप और साइज में आ गई, तो ऐसे बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। और इस नेचर को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप? इसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, नेचर को इलास्टिसिटी और ऐसे बॉडी को इलास्टिक बॉडी, और ऐसे बिहेवियर को ऐसे बिहेवियर से इसमें जो एनर्जी पॉजिट हुई है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे बिहेवियर की वजह से जो एनर्जी ऐसे बॉडी में होती है उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को और मैं बता दूं कि जब आपने ऐसे फोर्स लगाया इस पर, तो ये बॉडी डिफॉर्म हो गई, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को चेंज कर ली। अब इस पर इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपने कुछ काम किया, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? ये एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर है। अच्छा, ये फोर्स और एक चीज़ के बराबर है, एक चीज़ और किसके बराबर है? जब इस बॉडी पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो ये बॉडी के इंटरनल जो मॉलिक्यूल हैं, इसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो फोर्स लग रहे हैं, वो फोर्स ना इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लग रहे हैं। तभी तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है इसके शेप और साइज को चेंज करने के लिए। इस बैलून की शेप और साइज को चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? ज़रूर इसके मॉलिक्यूल्स अंदर से कुछ फोर्स लगाए होंगे, आपके एक्सटर्नल फोर्स का अपोज कर रहे होंगे, तभी तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ गई इसके शेप और साइज को चेंज करने के लिए। इसका मतलब कि आप एक लिमिट के अंदर फोर्स लगाए हुए हैं, एक लिमिट के अंदर फोर्स लगाए हुए हैं, यानी कि आप परमानेंटली इसको डैमेज करने नहीं गए बैलून को, तो आप उतना ही फोर्स लगाएंगे जितने में ये फूटे ना। तो आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ठीक इसके इंटरनल फोर्स के बराबर होगा। आपका जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो किसके बराबर होगा? इस इंटरनल फोर्स के बराबर होगा, जो इसके मॉलिक्यूल्स लगाएंगे आपके फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। और ये जो इंटरनल फोर्स है इसे हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि आपका एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या हम आपसे कहें कि डिफॉर्मिंग फोर्स आपका जो है, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ठीक उसी के इक्वल है रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन याद रखना ये एक्शन फोर्स है, ये क्या है? एक एक्शन फोर्स है और ये एक रिएक्शन फोर्स है, ये एक रिएक्शन फोर्स है। और आप ये भी याद रखना कि आपने इस फोर्स को एक्शन के रूप में लगाया है, लेकिन ये फोर्स रिएक्शन के रूप में लगा हुआ है, तो इन दोनों का डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन, इस फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में इसका डायरेक्शन होगा। मतलब बैलून पर आपका एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा है तो इंटरनल फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स इस वॉल्यूम का सरफेस पर इंटरनल मॉलिक्यूल जो लगा रहे हैं इस फोर्स को अपोज करने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। रीस्टोरिंग फोर्स होता है ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया ये, समझ पा रहे हो आप? यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में कौन होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है। बट सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है, बाकी इसके मैग्नीट्यूड जो हैं वो कैसे होते हैं? मैग्नीट्यूड सेम होते हैं दोनों के, एक लिमिट के अंदर, परमानेंट डैमेज नहीं करने गए हैं तो आप। तो ये फोर्स कितना होता है? तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो कितना होता है? तो एक्सटर्नल फोर्स को आप एम में भी मान सकते हो, समझ पा रहे हो बात अब? और रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? रीस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? वो KX होता है। लेकिन अब आप रीस्टोरिंग और एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू F रीस्टोरिंग होता है। यानी कि आप F
एक्सटर्नल फोर्स अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स अगर आप देखेंगे तो अगर वो उसको के एक्स ले लें तो वो के एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स के जस्ट उल्टा होता है ये, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो माइनस के एक्स हो जाएगा, हमने यहाँ पर लगा दिया है, ये माइनस के एक्स हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अब आप बताइए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो एनर्जी वर्क फॉर डन के फॉर्म में मेजर किया जाता है। यानी कि जो फोर्स आप लगा के इस वैलून को डिफॉर्म कर रहे थे, उस फोर्स की वजह से इस वैलून पर आप कुछ वर्क कर रहे थे, और दिस जो वही वर्क स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलास्टिक बॉडी। आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस फोर्स, या कह सकते हैं वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आप मेजर करो तो वर्क ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। और वर्क डन किसके इक्वल होगा, फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा जी, इनटू हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है जी, एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है, तो वो वैल्यू रख दो और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट हमें समझना है कि कितना होगा। वैल्यूम से तो समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लेते हैं, वो हमें लगता है ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है और इस पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, यानी कि ये न्यूट्रल स्टेट में है। किस में है, न्यूट्रल स्टेट में है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर इस स्प्रिंग को हम क्या करें, थोड़ा सा फोर्स लगा दें और इसे हम F फोर्स लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स लगा दें और खींच लें, तो हम देखेंगे कि न्यूट्रल स्टेट से इसने क्या किया है, x डिस्टेंस इसने इलोंगेट हो गया, ये इलोंगेट हो गया, या हम कह सकते हैं एक्सपैंड हो गया। ये क्या हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है L, ये एक्सपैंड हो गया। अब ये एक्सटर्नल फोर्स इतना है, तो स्प्रिंग के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट फिर से यूज करो। स्प्रिंग के अंदर मॉलिक्यूल्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं, वो इस स्प्रिंग को क्या करेंगे, इधर की ओर, ये इधर की ओर क्या करेंगे, खींचेंगे, यानी कि इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेंगे, और इस स्प्रिंग को इनिशियल कंडीशन में लाने की टेंडेंसी रखेंगे, इनिशियल कंडीशन में लाने की टेंडेंसी रखेंगे। इस स्प्रिंग को फिर से इसी कंडीशन में लाने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फोर्स हैं और ये अपने होने वाले चेंज में अपोज करते हैं। इसीलिए तो ऐसे फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फोर्स है जो इस स्प्रिंग के अंदर इनबिल्ट होता है और एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। स्प्रिंग पर आपने एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाना पड़ा, इसी फोर्स की वजह से लगाना पड़ा, इसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से लगाना पड़ा, क्योंकि ये फोर्स चाहता ही नहीं है कि इसमें कोई भी चेंज आए, और कोई भी बॉडी वैसे भी अपने अंदर सेल्फ चेंज कोई कर ही नहीं सकती, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। और ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही यही रिस्टोरिंग फोर्स है। क्यों बराबर है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं फिर से अपने उसी शेप साइज को ये रीगेन कर लेता है, इसीलिए इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया, ये स्प्रिंग क्या हुआ, फिर कंप्रेस हो गया। कितना कंप्रेस हुआ, x कंप्रेस हो गया। अब क्या हुआ कि अब इधर इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जैसे आप छोड़े, इतनी स्पीड से ये अपनी वेलोसिटी को कम किया, अपनी लेंथ को कम किया कि यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी इतनी हाई हो गई कि इनर्शिया की वजह से यहाँ रुक ही नहीं पाया और थोड़ा सा आगे बढ़कर ये कंप्रेस हो गया। लेकिन जैसे ही कंप्रेस हुआ, स्प्रिंग के मॉलिक्यूलर फोर्स उसको तुरंत समझ गए और इधर बाहर की ओर फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाया कि भाई तुम ज़्यादा कंप्रेस हो गए हो, इलोंगेट हो और अपने न्यूट्रल स्टेट में यहाँ तक अपना एक्सपैंड हो जाओ। फिर से इधर की ओर हो गए। तो आपने एक चीज़ देखा कि आपका जो स्प्रिंग का फोर्स है, जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हो, वो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज
किधर की ओर डायरेक्टेड है वो, किधर की ओर डायरेक्टेड है वो, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसी को तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। स्प्रिंग जिस स्टेट में एकदम जब फोर्स नहीं लगा था तो न्यूट्रल स्टेट जो था उसी को तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। यहाँ इलोंगेट हो गया तो कंप्रेस होना चाह रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही तो आना चाह रहा है। यहाँ कंप्रेस हो गया तो फिर से इलोंगेट होकर ये उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ही तो आना चाह रहा है। तो यही कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमेशा इलोंगेट हुआ, देखो इलोंगेट हुआ तो फोर्स की डायरेक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर, कंप्रेस हुआ तो भी रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर ही ऑलवेज रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होता है। यानी कि जिधर एक्सटर्नल फोर्स लगता है ठीक उसके अपोजिट ही इसका डायरेक्शन होता है, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होता है। अब आप देख लें कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये कितना हो रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के बिल्कुल बराबर हो रहा है। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स के इक्वल होता है और एकदम अपोजिट होता है माइनस, और एक्स क्या है अब आपको पता चल गया होगा। एक्स क्या है, वो एक्स क्या है, वही कंप्रेशन है ये या इलोंगेशन है जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से उसके ओरिजिनल शेप साइज में चेंजिंग आ रही है। देखो ये यही तो है, यही तो है एक्स, यही तो है एक्स। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स पता चल गया होगा कि कितना होता है, और एक्स क्या है, एक्स इलोंगेशन है या कंप्रेशन है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द इलास्टिक बॉडी। ये भी तो एक इलास्टिक बॉडी है, ये स्प्रिंग लेंथ के अलोंग क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है। जब जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, लगाते हैं, एक्सपैंड हो जाता है, और फिर हटाते हैं तो कंप्रेस होता है, इलोंगेट होता है, यही होता है कि क्या है। सवाल ये उठता है तो ये फोर्स कांस्टेंट है, क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। क्या किस तरीके का फोर्स कांस्टेंट है, तो भैया आप ये सोच लें कि इस स्प्रिंग को आप इतना फोर्स लगाएं कि जितना ये फोर्स बियर कर ले जाए, जितना बियर कर ले जाए। आप इतना फोर्स लगा दें, इतना फोर्स लगा दें कि ये बियर ही ना कर पाए और परमानेंटली ये अपने शेप साइज को डैमेज कर दे और फिर उसी शेप साइज में रहे और अपने शेप साइज को रीगेन ना कर पाए। तो ये जो फोर्स कांस्टेंट है ये उस बात को इंडिकेट करता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर सेंटीमीटर या पर मीटर लेंथ पर इतना ही फोर्स लगाएं कि वो अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर ले, परमानेंट डैमेज ना हो। तो मटेरियल के इस मेजरमेंट को हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आप स्प्रिंग लें और उस पर आप 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो आप जब 10 न्यूटन फोर्स रिमूव कर लेते हैं तो ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लेता है। लेकिन आप जब 11 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो अपने शेप साइज को रीगेन नहीं कर पाता है। इसका मतलब इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो ये बता रहा है कि पर मीटर लेंथ पर या पर सेंटीमीटर लेंथ पर आपको 10 न्यूटन फोर्स लगाना चाहिए, या आप 10 न्यूटन फोर्स अगर आप लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लेगा, और 11 लगाएंगे तो रीगेन नहीं कर पाएगा। तो यही जो 10 न्यूटन पर मीटर है या 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, इसी को हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। फोर्स कांस्टेंट ये किसी मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, या कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है। ये किसी मटेरियल में कम या ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी मटेरियल से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये भी याद रखना कि डिफरेंट मटेरियल का ये फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है। और किसी भी सेम मटेरियल के जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनते हैं, सेम मटेरियल के जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनते हैं उन सब का सेम होता है। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन का हम चेयर बनाएं, आयरन का हम क्या बनाएं, व्हील बनाएं, आयरन का हम टेबल बनाएं, आयरन का हम क्या बनाएं, कुछ भी बना लें, तलवार बना लें, कुछ भी बना लें, तो अब उसका फोर्स कांस्टेंट के ही रहेगा। लेकिन अब हमने चेयर बनाया है एक, और एक चेयर बनाया है गोल्ड का, एक आयरन का बनाया है, एक हमने बनाया सिल्वर का। तो याद रखना है तो सब चेयर,
है तो सब चेयर, लेकिन इसका मटेरियल डिफरेंट, इसका मटेरियल डिफरेंट, इसका मटेरियल डिफरेंट, तो इसके भी फोर्स कांस्टेंट कुछ और, इसके भी कुछ और, इसके भी कुछ और होंगे। तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि फोर्स कांस्टेंट डिफरेंट मटेरियल का तो डिफरेंट होता है, बट सेम मटेरियल का सेम होता है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जो हमारा है वर्क डन का। तो वर्क डन इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन इक्वल टू होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये रिस्टोरिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, यू इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, वो होता है के एक्स होता है। और डिस्प्लेस, हाँ एक चीज़ और बता दें आपको, एवरेज फोर्स होता है यहाँ पर, वहाँ पर क्या लिख लेना, एवरेज फोर्स लिख लेना। इलास्टिक पोटेंशियल इज इक्वल टू एवरेज फोर्स और इनटू एवरेज फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट ले लेना आप। और एवरेज फोर्स अगर आप निकालने जाएंगे तो शुरुआत में इस पर कितना फोर्स लगा था बताइए, इस स्प्रिंग पर, तो शुरुआत में इस पर F1 कोई फोर्स नहीं लगा और बाद में एक्सटर्नल फोर्स लगा जो kx के इक्वल होगा। तो एवरेज फोर्स कैसे निकलेगा, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाई 2 हो गया। और ये शुरुआत में 0 लगा था और फिर बाद में kx फोर्स लगा, F इक्वल टू kx और बाई 2, तो kx बाई 2 फोर्स हो गया। तो एवरेज फोर्स, और ये कितना होगा एवरेज फोर्स, माइनस के साथ होगा, और kx बाई 2 और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट ज़रा देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट कितना कराया था, x करवा दिया था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जी, x हो जाएगा। अब यहाँ से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, 1/2 और kx स्क्वायर हो जाएगा। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और याद रखना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। अब k की यूनिट क्या होगी, k की यूनिट क्या होगी, जो कि हमारा क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो जरा F इज इक्वल टू के एक्स से निकालो, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई एक्स, F बाई क्या होगा, x होगा, और F की यूनिट न्यूटन होगी और x किस में था, मीटर में है, तो k की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी जूल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।